नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शिंदे गुट का शिवसेना के असेंबली ऑफिस पर दावा। उद्धव बोले सिंबल छीना लेकिन ठाकरे नाम कोई नहीं छीन सकता, चुनाव आयोग भंग हो। जी हां दोस्तों, शिवसेना नाम और तीर कमान सिंबल मिलने के बाद अब शिंदे गुट ने महाराष्ट्र असेंबली में बने शिवसेना के ऑफिस पर दावा ठोका है। शिंदे गुट के विधायकों ने ऑफिस को अपने अधिकार में ले लिया। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छिन गया है, लेकिन ठाकरे नाम कोई नहीं छीन सकता, चुनाव आयोग को भंग कर देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, अगर उसे नहीं रोका गया तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव हो सकता है। इसके बाद यहां तानाशाही चलेगी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिवसेना का नाम निशान शिंदे गुट को देने के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कल फिर से याचिका दाखिल करने को कहा। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के शिवसेना भवन में अपने विधायकों की बैठक बुलाई, जहां उनके समर्थकों ने शिंदे गुट और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को किया तलब, बोले जरूर जाऊंगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब नीति मामले में तलब किया है। सीबीआई ने उन्हें रविवार 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि वे सीबीआई के समक्ष जरूर जाएंगे। दरअसल सिसोदिया से इस मामले में कल ही पूछताछ की जाने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली के बजट का हवाला देते हुए और समय मांगा था, जिस पर वह काम कर रहे हैं। सिसोदिया अरविंद केजरीवाल सरकार में वित्त विभाग संभालते हैं। दोस्तों, एजेंसी ने उनके अनुरोध पर सहमति जताते हुए कहा कि वह नई तारीख की घोषणा करेगी। सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया को शनिवार को बुलाया गया था, लेकिन वे दिल्ली सरकार के बजट की तैयारियों में व्यस्त थे। उन्होंने आग्रह किया था कि पेशी के लिए वे कुछ समय चाहते हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली का बजट तैयार किया जा रहा है, इसलिए मैंने सीबीआई से समय मांगा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अचानक यूक्रेन पहुंचे बाइडेन ने किए बड़े ऐलान, रूस की बढ़ेगी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को एक साल पूरे होने के ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और यूक्रेन को कई तरह के हथियार मुहैया करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को $50 करोड़ की सैन्य सहायता देगा। अमेरिका जल्द ही आर्टिलरी, गोला बारूद, एंटी आर्मर सिस्टम और एयर सर्विलांस रडार सहित महत्वपूर्ण उपकरणों की एक अतिरिक्त डिलीवरी की घोषणा करेगा। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को 50 करोड़ का नया सैन्य राहत सहायता पैकेज देगा, जिसकी घोषणा मंगलवार को की जाएगी। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान में बाइडेन ने कहा कि यात्रा के दौरान में यूक्रेनी लोगों को हवाई बमबारी से बचाने में मदद करने के लिए आर्टिलरी, गोला बारूद, एंटी आर्मर सिस्टम और एयर सर्विलांस रडार सहित महत्वपूर्ण उपकरणों की एक और डिलीवरी की घोषणा करूंगा। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि इस सप्ताह के अंत में हम उन कंपनियों और लोगों के खिलाफ प्रतिबंध और कड़े करेंगे जो रूस को युद्ध में मदद कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार, व्हील चेयर पर लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने कहा था पेश नहीं हुए तो पुलिस को नहीं रोकेंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार शाम लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे। खान के खिलाफ कई केस अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। सोमवार को वे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हिंसक प्रदर्शन मामले में पेश हुए। पिछले हफ्ते शनिवार को लाहौर हाईकोर्ट के जज सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खान का इंतजार करते रहे थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने कह दिया था कि अगर वो सोमवार को पेश नहीं होंगे तो पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से नहीं रोका जाएगा। कुछ देर में खान की जमानत पर फैसला हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुद्रा पोर्ट पर बरामद 3000 किलो हेरोइन मामले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट, बताया कैसे और कहां से पहुंची थी ड्रग्स। जी हां दोस्तों, एनआईए ने सोमवार को गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पर करीब 3000 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती से संबंधित मामले में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। यह चार्जशीट 22 आरोपियों के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें 7 अफगान नागरिक और 7 कंपनियां शामिल है। एनआईए ने कहा है कि यह खेप ईरान स्थित अंदर अब्बास के जरिए अफगानिस्तान भेजी गई थी। एनआईए ने कहा कि यह पाया गया है कि अफगानिस्तान से भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों के माध्यम से हेरोइन की अवैध खेप की तस्करी के लिए एक संगठित आपराधिक साजिश है। जांच एजेंसी ने कहा कि जांच में पाया गया है कि हेरोइन बेचकर पैसा एकत्रित किया गया, जिसे भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के सदस्यों को मुहैया कराया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
म्यूनिक काउंसिल में भारत के साथ जर्मनी। जयशंकर ने कहा था यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या नहीं। जर्मन चांसलर बोले हम इससे सहमत। जी हां दोस्तों, जर्मनी के म्यूनिक शहर में हुई सिक्योरिटी काउंसिल में चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के 9 महीने पुराने यूरोपियन माइंडसेट वाले बयान पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि जयशंकर की विचारधारा में बदलाव वाली बात में दम है। जयशंकर जून 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप के स्लोवाकिया पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं पूरी दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं है। जर्मन चांसलर ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर के इस बयान को इस साल की म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि अगर बड़ी ताकतें इंटरनेशनल रिलेशंस को अपने मुताबिक ढालना चाहती है तो यह केवल यूरोप की समस्या नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विधानसभा से बंगाल विभाजन के प्रयासों के खिलाफ प्रस्ताव पारित। टीएमसी के कदम पर बीजेपी ने दिया यह रिएक्शन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस समय उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी सहित तमाम संगठनों की ओर से यह मांग उठाई जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी सरकार इसके सख्त खिलाफ है। टीएमसी सरकार की ओर से इसके विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। ममता सरकार ने नियम 185 के तहत विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था। सरकार की ओर से सोमवार को नियम 185 के तहत विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया था। सरकार की ओर से सोमवार को नियम 185 के तहत प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया गया था। इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए टीएमसी ने अपने सभी विधायकों को विधानसभा में उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया था। बंगाल विभाजन को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बंगाल एक है और उनके रहते इसका विभाजन नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया से सीएम तक पहुंची 2 महिला नौकरशाहों की लड़ाई। कर्नाटक के गृह मंत्री बोले ये सड़क छाप बर्ताव। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में 2 वरिष्ठ महिला नौकरशाहों के बीच विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। आईपीएस डी रूपा ने आईएएस अफसर रोहिणी सिंदूरू की लड़ाई को लेकर कर्नाटक से राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोहिया ने भी ट्वीट किया है। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री आरगा ज्ञानेंद्र ने भी नाराजगी जताई और सेवा नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी। आईपीएस डी रूपा मुख्य सचिव से मिलने विधानसभा पहुंची। इस दौरान उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से रोहिणी सिंदूरी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं दोस्तों राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोहिया ने कहा कि कर्नाटक में नौकरशाहों के बीच जो हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भारत भर के नौकरशाहों को अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने की सलाह देने का आग्रह करता हूं। उनके व्यक्तिगत विचार और प्राथमिकताएं अक्सर सरकारों के कामकाज में बाधा डालती है। एजेंसी के मुताबिक कर्नाटक के गृह मंत्री आरग्या ज्ञानेंद्र ने कहा कि हम चुप नहीं बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वे दोनों इतना बुरा बर्ताव कर रही है, ऐसा व्यवहार तो आम लोग सड़कों पर भी नहीं करते। ये बहुत बुरा व्यवहार है। उन्हें अपने व्यक्तिगत मुद्दों पर जो भी करना है करें, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओयो के फाउंडर ने पीएम मोदी को दिया शादी का न्योता, पैर छूकर आशीर्वाद लिया, पीएम को शॉल ओढ़ाई। इस साल मार्च में शादी। जी हां दोस्तों, हॉस्पिटलिटी चेन ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी शादी में आमंत्रित किया। वह हाल ही में शादी का न्योता देने पीएम से मिलने पहुंचे थे। रितेश की इस साल मार्च में शादी है। शादी के बाद दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में रिसेप्शन भी होगा। रितेश ने इस मुलाकात की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है। तस्वीरों में रितेश अपनी मां और होने वाली पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर में कपल ने पीएम के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, दूसरी में अग्रवाल प्रधानमंत्री के कंधों पर एक शॉल उड़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों रितेश ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हम एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शब्द उस गर्मजोशी को व्यक्त नहीं कर सकते जिसके साथ उन्होंने हमारा स्वागत किया। मेरी मां जो महिला सशक्तिकरण के लिए उनके विजन से प्रेरित है, उनसे मिलने के लिए उत्साहित थी। अपना कीमती समय निकालने और आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रितेश देश के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में से एक है। उन्होंने ओयो की स्थापना 2013 में की थी, तब वह सिर्फ 19 साल के थे। रितेश ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरी मां को ओयो की सफलता पर बहुत वक्त तक भरोसा नहीं था, जब तक नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसका जिक्र नहीं किया। उन्हें यही लगता था कि मुझे कोई अच्छी नौकरी कर लेनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गए उद्धव ठाकरे के मोगेम्बो वाले तंज पर बीजेपी का पलटवार। दरअसल दोस्तों शिवसेना पर चुनाव आयोग के फैसले ने महाराष्ट्र के राजनीतिक पारे को काफी बढ़ा दिया है। उद्धव ठाकरे गुट और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने मिस्टर इंडिया फिल्म का डायलॉग इस्तेमाल करते हुए कहा कि मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गए। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विलेन बताते हुए कहा था कि मोगेम्बो खुश हुआ। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को उनकी ही भाषा में करारा जवाब देने की कोशिश की। मुंबई से बीजेपी के विधायक अतुल भारतखल ने उद्धव पर पलटवार करते हुए कहा कि वह खुद मिस्टर इंडिया बन रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से वह लगभग गायब हो चुके हैं। उद्धव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व पर उद्धव ठाकरे मोगेम्बो का
ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ों को समझने में नाकाम रहता है वह इस तरह की मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां करता है। वह खुद मिस्टर इंडिया बन चुके हैं, उन्हें घर पर रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। अडानी ग्रुप के 10 में से 7 शेयरों में गिरावट। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी एंटरप्राइजेस का शेयर 6% टूटा। सेंसेक्स 311 अंक गिरकर हुआ बंद। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 311 अंक गिरकर 60,691 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 99 अंकों की गिरावट रही। दोस्तों यह 17,844 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 शेयरों में गिरावट और 10 में तेजी रही। आज अडानी ग्रुप के 10 में से 7 स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज में सबसे ज्यादा 6.37% की गिरावट रही। ट्रांसमिशन, टोटल गैस और ग्रीन एनर्जी के शेयरों में भी 5% की गिरावट आई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत सिंगापुर के बीच डिजिटल लेन देन हुआ आसान। मंगलवार को पीएम मोदी की मौजूदगी में लॉन्च होगी यूपीआई पे नाउ पेमेंट कनेक्टिविटी। जी हां दोस्तों, सिंगापुर में रहने वाले भारतीय अब यूपीआई के जरिए भारत में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे, या फिर कोई भारतीय छात्र जो सिंगापुर में पढ़ाई कर रहा है वह उसके अभिभावक बेहद आसानी से डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से उसे पैसे भेज सकेंगे। 21 फरवरी 2023 को भारत और सिंगापुर के बीच रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज को लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के तहत बेहद आसानी से तेजी के साथ पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग की मौजूदगी में भारत की यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच करार किया जाएगा। दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। 21 फरवरी को दिन में 11 बजे दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत की जाएगी। भारत की तरफ से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर की ओर से मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन इस सुविधा को लॉन्च करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सपना गिल समेत 4 आरोपियों को मिली जमानत। पृथ्वी शॉ से हाथापाई का है आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पृथ्वी शॉ के साथ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल ने मारपीट की थी। इस मामले में सपना गिल को पहले अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन उसके बाद अब उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। साथ ही मामले में दोषी 3 अन्य लोगों को भी जमानत दे दी गई है। पृथ्वी शॉ के दोस्त आशीष यादव द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के बाद ओशिवारा पुलिस ने सपना गिल समेत 7 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोस्तों सभी पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 143, 148, 149, 384, 437, 504 और 506 की विभिन्न धाराओं के तहत अलग अलग मामले दर्ज किए थे। 15 फरवरी को भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के सांता क्रूज डिनर करने गए हुए थे। उस रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ पहले से ही सपना गिल मौजूद थी। वहां पर दोनों के बीच में विवाद हो गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान, गहलोत सरकार की पुरानी पेंशन योजना को लग सकता है झटका। जाने निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की पुरानी पेंशन योजना को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल दोस्तों गहलोत सरकार की ओर से पिछले बजट में की गई पुरानी पेंशन योजना देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू पेंशन योजना के केंद्र के पास जमा 45,000 करोड़ रुपए को जारी करने से साफ इनकार कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जयपुर प्रवास के दौरान कहा कि पेंशन नियमों और शर्तों के अनुसार कर्मचारियों का पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री के इस बयान के बाद राजस्थान सरकार को न्यू पेंशन स्कीम्स का केंद्र के ट्रस्ट में जमा 45,000 करोड़ रुपए नहीं मिल पाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वो कर्मों का फल भोग रहे हैं। शिवसेना का नाम और तीर कमान छीनने पर कंगना ने उद्धव ठाकरे को लिया आड़े हाथ। बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनावत ने हाल ही में #आस्क कंगना के जरिए अपने फैंस के सवालों का जवाब दिया। अपने ताजा बयान में कंगना रनावत ने शिवसेना और मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और संजय रावत पर तंज कसा। अपने बयान में कंगना रनावत ने कहा कि वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कंगना रनावत से एक यूजर ने पूछा कि उद्धव और रावत का हाल देखकर कैसा फील हो रहा है। इसका जवाब देते हुए कंगना रनावत ने लिखा, दूसरों का सर्वनाश देखकर कभी भी अपने को सही नहीं मानना चाहिए। मैं उस तरह का व्यक्तित्व नहीं रखती हूं। मैं उन्हें अपने कर्मों का फल काटते हुए देख रही हूं। मैं अपनी भावनाओं को एक तरफ रखते हुए बहुत कुछ देख रही हूं और चिंतन कर रही हूं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट कोहली बोले करेले से मुझे नफरत, दिल्ली टेस्ट में मंगवाए थे छोले कुलचे, इंटरव्यू में कहा मलेशिया में गलती से कीड़ा खा लिया था। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली को करेले से नफरत है। कोहली के खान पान पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में दिल्ली टेस्ट के दौरान उन्होंने छोले कुलचे मंगवाए थे, इसी को लेकर वो चर्चा में है। दरअसल दोस्तों, कोहली ने दिल्ली टेस्ट के बाद सोमवार को एक फैशन ब्रांड को इंटरव्यू दिया। इंस्टाग्राम पर शेयर इस इंटरव्यू में कोहली अपनी पसंद और नापसंद पर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान करेले को लेकर उन्होंने अपनी नापसंदगी जाहिर की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं मलेशिया में था, गलती से एक डिश ऑर्डर की, वो शायद कोई कीड़ा था, उसे फ्राई किया गया था, मैंने उसे खाया और मुझे उस डिश से नफरत हो गई। विराट कोहली ने कहा कि अब मैं वेजिटेरियन हो गया हूं, मैं करेला कभी भी नहीं खाता, मुझे करेले से नफरत है। इसके अलावा जब उनसे उनकी चीट मील के लिए सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी चीट मील बहुत साधारण है, छोले भटूरे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निक्की की मौत को एक्सीडेंट बनाने की साजिश थी, उसे रास्ते से हटाना चाहता था साहिल का पिता। मर्डर केस में पहले भी जेल हुई। जी हाँ दोस्तों, निक्की यादव के मर्डर केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये बात सामने आई है कि साहिल निक्की को रोड एक्सीडेंट में मारने वाला था। उसने निक्की को कार से धक्का देने का प्लान बनाया था, लेकिन साहिल इस प्लान को अंजाम नहीं दे सका। इसके बाद उसने नियम बोध घाट पर निक्की की हत्या कर दी। उधर साहिल समेत 5 आरोपियों की 2 दिन की पुलिस रिमांड सोमवार को खत्म हो गई थी। उन्हें द्वारका कोर्ट में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समीक्षा गुप्ता के सामने पेश किया गया, जहां कोर्ट ने साहिल की पुलिस कस्टडी 2 दिन और बढ़ा दी है। बाकी आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। कोर्ट में पेश करने के पहले आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था। दोस्तों, पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि साहिल के पिता वीरेंद्र के खिलाफ पहले भी कई अपराधों समेत हत्या का मामला दर्ज है। मामला 1997 में गांव में हुए झगड़े से जुड़ा था, जहां वीरेंद्र सिंह को हत्या के बाद अरेस्ट कर लिया गया था। दोषी पाए जाने के कुछ समय बाद उसने हाईकोर्ट में अपील की थी, इसके बाद उसे बरी कर दिया गया था। वहीं दोस्तों, निक्की यादव की हत्या से पहले पिता सब कुछ जानता था, उसने फिर भी साहिल का साथ दिया। वीरेंद्र ने साफ साफ बताया था कि वह किसी भी तरह से निक्की को रास्ते से हटाना चाहता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केएल राहुल पर फिर बरसे वेंकटेश प्रसाद, बोले इंदौर में परफॉर्म करो। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल आलोचकों के निशाने पर है। इस भारतीय ओपनर का मौजूदा फॉर्म ही कुछ ऐसा है, आलोचना करना एक तरह से बनता भी है। केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में भी बल्ले से कोई खास करिश्मा नहीं कर पाए और 4 पारियों को मिलाकर सिर्फ 40 रन बना पाए। इसके बावजूद केएल राहुल को आखिरी 2 टेस्ट मैचों के लिए भी टीम में जगह दी गई है। अब टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाजी कोच वेंकटेश प्रसाद ने केएल राहुल पर एक बार फिर निशाना साधा। वेंकटेश प्रसाद ने कहा कि केएल राहुल को काउंटी क्रिकेट खेलकर आना चाहिए। वेंकटेश ने केएल राहुल की तुलना मयंक अग्रवाल, अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ियों से करते हुए यह बताने की कोशिश की कि उनका प्रदर्शन कोई खराब नहीं था, लेकिन टीम से ड्रॉप कर दिए गए। वेंकटेश ने आंकड़े भी पेश किए। दोस्तों, वेंकटेश प्रसाद ने लिखा कि एक राय यह है कि केएल राहुल का विदेशी टेस्ट रिकॉर्ड शानदार है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। उनका 56 पारियों में विदेशों में 30 का औसत है। उन्होंने 6 शतक बनाए हैं, लेकिन इसके बाद काफी सारे लो स्कोर्स के चलते उनका औसत 30 है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एंड्रॉइड यूजर्स सावधान, प्ले स्टोर ने हटाया इन ऐप्स को, आप भी फौरन डिलीट करें ये खतरनाक ऐप्स। जी हां दोस्तों, मेलवेयर वाले ऐप्स को लेकर समय समय पर रिपोर्ट्स आती रहती है। एक बार फिर से 200 से ज्यादा ऐप्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगर आपने इन ऐप्स को डाउनलोड कर रखा है तो तुरंत आपको इन ऐप्स को डिलीट करने की जरूरत है। थाईलैंड के मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल इकोनॉमी और सोसाइटी और नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने इसको लेकर चेतावनी दी है। एजेंसी ने 203 मेलवेयर वाले ऐप्स को लेकर चेतावनी दी। ये ऐप्स टारगेट स्मार्टफोन के डेटा की जानकारी स्कैमर्स तक पहुंचा देते हैं। गूगल ने ज्यादातर ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है। अगर आपने भी लिस्ट में मौजूद किसी ऐप को डाउनलोड कर रखा है तो उसे फौरन हटा दें। दोस्तों, इस लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम कुछ नाम आपको बता देते हैं, जैसे कि 4K प्रो कैमरा, 4K वॉलपेपर्स, ऑटो चार्जर, एडवांस SMS, एपिक मैजिक फोटो एडिटर, ऑल गुड PDF स्कैनर समेत 200 से ज्यादा हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने तुर्की से लौटी टीम रेस्क्यू टीम से की बात, कहा किसी भी देश पर संकट आएगा हम मदद करेंगे। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तुर्की में ऑपरेशन दोस्त में शामिल NDRF और अन्य संगठनों की रेस्क्यू टीमों के जवानों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाया है, हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। जब परिवार का कोई सदस्य संकट में हो तो उसकी मदद करना भारत का कर्तव्य है। पीएम ने कहा कि चाहे कोई भी देश हो, अगर मानवता की बात हो तो भारत मानव हित को सर्वोपरि रखता है।
पूरी दुनिया ने देखा कि आप कैसे तुरंत वहां पहुंचे। यह आपकी तैयारी और आपको प्रशिक्षण कौशल को दर्शाता है। हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने जिस तरह 10 दिनों तक काम किया वह काबिले तारीफ है। जवानों की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि दुनिया में जब भी आपदा आती है भारत पहला मददगार होता है। जवानों ने तुर्की में अद्भुत क्षमता का परिचय दिया। हमारे डॉग स्क्वाड के सदस्यों ने गजब का दम दिखाया। देश को आप पर गर्व है। हमारे जवान मौत से मुकाबला कर रहे थे। राहत कार्य में जा रही भारतीय टीम ने मानवीय संवेदना का काम किया है। देश के लोगों को एनडीआरएफ पर भरोसा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा बैंक कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो जल्दी से उस बैंक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।